हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और सॉल्यूशन में हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए मोल फ्रैक्शन पर हम लोगों ने बात कर लिया था। जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो है सॉल्यूशन, और हमने इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर पहले बात करना शुरू किया और हमने बात कर लिया था मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे। अभी तक हम लोग कर चुके हैं मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलालिटी, इसके बाद परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग काम कर चुके हैं। ठीक है, और अभी हम लोग काम कर रहे थे मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक पर। तो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, इसमें से एक क्वेश्चन वो किया हमने जिसमें ग्लाइकॉल का क्वेश्चन था, 20% ऑफ ग्लाइकॉल बाय मास। तो 20% ऑफ ग्लाइकॉल बाय मास, इट मींस द रिमेनिंग 80% इज द वाटर। रिमेनिंग 80% क्या रहेगा? वाटर रहेगा। ठीक है, तो 20% ग्लाइकॉल बाय मास, तो 20 बाय मास ऑफ ग्लाइकॉल इज 62 और मास ऑफ वाटर इज 18। तो बचा हुआ जो 80% रहेगा उसको हमने डिवाइड किया था 18 से, तो 18 का 20 ये हो जाएगा आपका 4.44, और ग्लाइकॉल वाले का हिस्सा हो गया था हमारा 0.32। यहां से हमने निकाला ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने किया अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 6% बाय वेट। अगला क्वेश्चन हमने किया अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया 6% बाय वेट, फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इन यूरिया। तो यूरिया का टोटल वेट देखिए 60, कितना ग्राम यूरिया है? 6%, इट मींस 6 ग्राम ऑफ यूरिया। 100 ग्राम अगर टोटल सॉल्यूशन होगा तो उसमें से 6 ग्राम यूरिया आ गया। यूरिया का मोलार मास कितना? यूरिया का मोलार मास 60, तो कितना आ गया था? XB1, और X से कितना आ जाएगा? X से इज व्हाट? रिमेनिंग पार्ट इज 94 बाय 18, तो 94 बाय 18 इज द रिमेनिंग पार्ट, है ना। 94 बाय 18 तो 5.2 आ जाएगा ये। तो हियर XB इज NB अपॉन NA प्लस NB, मतलब 0.1 अपॉन 5.2 प्लस 0.1, तो 5.2 तो 5.3 आ जाएगा। तो 0.1 अपॉन 5.3 मतलब 1/53, तो 1/53 इज 0.018, 0.018, 1 अपॉन 53 इज 0.018। तो यहां तक की कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, फिर थ्योरी वाले पोर्शन पर काम करेंगे, और फिर बीच बीच में जिन टॉपिक में जहां न्यूमेरिकल्स आएगा वहां पे हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन है वो उस पर बात करते हैं। 5.8 ग्राम एसीटोन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.8 ग्राम एसीटोन, 5.8 ग्राम एसीटोन, फॉर्मूला इज CH3COCH3। 5.8 ग्राम एसीटोन in 900 ग्राम ऑफ वाटर, 900 ग्राम ऑफ वाटर। 5.8 ग्राम एसीटोन कहां पर है? 900 ग्राम ऑफ वाटर, इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन फॉर एसीटोन। तो एसीटोन का मोल प्रभाज निकालना है। 5.8 ग्राम एसीटोन इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहला काम हमको करना होगा एसीटोन के मोल, CH3COCH3 इज द एसीटोन। 5.8, इट्स मास इज 58 ग्राम, सो इट्स मोल्स आर हियर 0.1। नाउ रिमेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर इज व्हाट? 900 by 18, 900 by 18 it means 50 moles of water is here. So how to calculate the mole fraction for acetone? XB equal to NB upon Na plus NB, तो 50 plus 0.1,
तो 50 प्लस 0.1 इट मीन्स 0.1 अपॉन 50.1 इट मीन्स 1 अपॉन 501। तो 501 कहने का मतलब है जब भी आप डिवाइड करोगे तो पहले आपको 2 जीरो लगाना पड़ेगा, है ना, 2 जीरो यूज करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 0.0018 ओके। और दूसरा वाला वाटर के जो मोल फ्रैक्शन आएगा XA की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 माइनस 0.008 1 माइनस 0.0018 तो दैट इज अबाउट 0.99 ओके। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.99 के आसपास आ जाएगी। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। जब 5.8 ग्राम एसीटोन को 900 ग्राम पानी में घोला तब ये उसका मोल फ्रैक्शन आया, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है वेयर इज 3 कंपोनेंट्स आर देयर, अगर 3 कंपोनेंट वाला क्वेश्चन है तब कैसे करेंगे। तो अगर इंडिविजुअली पूछेंगे किसी एक का ही निकालने को आपको बोलेंगे, तीनों का निकाल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इन अ सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन के अंदर इन अ सॉल्यूशन 25% वाटर 25% वाटर, एक सॉल्यूशन में 25% वाटर है, 25% इथेनॉल 25% ethanol C2H5OH is the formula of ethanol and 50% of ethanoic acid 50% of ethanoic acid ethanoic acid का फॉर्मूला होगा CH3COH। तो 25% वाटर 25% इथेनॉल एंड 50% इथेनोइक एसिड और कितना 50% इसमें इथेनोइक एसिड है। एक फ्रैक्शन का मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूं, जिसका भी आपको कहेंगे आपको सेम मेथड पे कैलकुलेट करना है। तो मैंने इस क्वेश्चन को टर्न कर दिया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन फॉर इथेनोइक एसिड, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन फॉर इथेनोइक एसिड। अब मैंने आपसे ऐसा कहा कि इसमें आप इथेनोइक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकालो। वैसे तो किसी भी फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन इसमें से, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या काम करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर मोल्स। सो वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज व्हाट 25%, द मास ऑफ वाटर इज गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो 25/18 इज द 1.38। इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल C2H5OH, दिस इज अगेन 25/46। तो आधा तो होगा नहीं, 50 होता तो 0.5 आ जाता, थोड़ा ज़्यादा आएगा 0.54। नीचे का डाटा बड़ा है तो छोटा है तो 0.5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, है ना। और थर्ड कंपोनेंट इज एसिटिक एसिड, हाउ मच इज परसेंटेज 50%, वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज 60, तो 6 अगेन इट इज 0.83, 0.83 ओके। तो दिस इज अबाउट द मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। अब मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, मोल फ्रैक्शन फॉर एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के लिए आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो व्हाट हैपेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.83, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.83, देन moles of all the three components, so for water it is 1.38, for ethanol it is 0.54 और for acetic acid it is 0.83। it means जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसको अपर साइड लेके जाएंगे एंड अदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन को हम लोअर साइड पे रखेंगे। तो 0.83, तो दिस इज the 0.83 by 2.35 by 2.57 by 2.75, so final calculated value is 0.30 ओके। तो इसमें से क्या करना है, अब आप जैसा मैंने आपको एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करके बता दिया, तो यू विल आल्सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर
इथेनॉल एंड वाटर, इसमें से आपको इथेनॉल और वाटर के लिए भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, इथेनॉल और वाटर के लिए भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इसमें कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आ सकता है। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करते रहते हैं हम वैल्यू को तो हमको पता भी रहता है, लगभग याद हो जाते हैं क्वेश्चंस बार बार रिपीट करने से। ठीक है, आगे बात करेंगे हम उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन जिसके टाइप्स पर हम बात करेंगे, तो उसको थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन से ध्यान में रखना है ना, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन से उसको ध्यान में रखना है। ठीक, एंड दैट क्वेश्चन इज, और वो क्वेश्चन क्या है उसकी बात करें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब ये देखिए अलग ही टाइप का क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। एक मोलल जलीय विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात करो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, तो 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन है 1 मोलल, उसका कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलल एक्वस का मतलब पानी में, तो वाटर के मोल्स यहाँ पे आपको याद होने चाहिए। और हमने आपको बताया था इन केस ऑफ वाटर द मोल्स आर 1000/18, द मोल्स ऑफ वाटर, एंड ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1000/18, तो Na is considered as 1000/18, it is moles of वाटर। ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप इसको ध्यान नहीं रख पाए तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो कितना आ जाएगा, दिस इज 55.55, ऐसे भी ध्यान रखना है। वाटर के मोल्स पर लीटर की बातें हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पर लीटर हो गया। मोलारिटी ऑफ वाटर इज 55.55, तो ये सब वाटर के लिए कितने होते हैं 55.55 होते हैं। तो व्हाट हैपेंस, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। आई थिंक 2014 या 2014 के आसपास का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, CBSE PMT उस समय होता था, तब 2014 के आसपास आया हुआ क्वेश्चन है 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ओके, सो हियर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, तो 1 मोलल, 1 इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो 1 मोल इज देयर ऑफ सॉल्यूट। X is 55.55 एंड फिर से कितना 1 मोलल Na, तो दिस इज Na, Nb is 1 मोलल। ओके, तो नाउ Xb इक्वल टू 1/56.55, तो 0.017 इज द आंसर, 0.017 इज द आंसर। तो दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। तो 1 मोलल, तो जब भी मोलल एक्वस सॉल्यूशन रहेगा इट मींस Na इज फिक्स, दैट इज 55.55। एक और क्वेश्चन सेम ईयर में ही एक क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर 2.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन फॉर 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, तो नाउ Xb is what, the 2.5 mole is the 55.55 is the Na, 2.5 is the Nb. okay, so now it is 2.5 upon 58.05, so 0.043 is the answer, 0.043 is the answer. Okay, so 0.043 is the answer. So this is the questions based on calculation of mole fraction. ये हमने मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात किया, और आपके पास जो भी बुक में आपको क्वेश्चंस दिखते हैं उनको आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। देन अब हम लोग बात करेंगे
सॉल्यूशन वाले यूनिट में आगे चलते हैं। उसके थ्योरी पोर्शन पर पहले अब बात करेंगे कि उसके थ्योरी पोर्शन क्या क्या है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अब टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स, जहां पे जिस टॉपिक पे न्यूमेरिकल आएगा वहां पे हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स पर भी साइमल्टेनियस काम करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। अभी तक देखिए बहुत सारा हिस्सा खत्म कर लिया, लेकिन डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी। तो सॉल्यूशन इज व्हाट? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। जो होमोजेनियस है वो सॉल्यूशन है। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज, कॉमनली हमारे दिमाग में क्या आइडिया आता है? सॉल्यूशन नाम सुनते ही ऐसा आइडिया आता है कि एनी सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, जैसे शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो दिस इज आल्सो सॉल्यूशन। अगर वो होमोजेनियस है तो वो सॉल्यूशन होगा, बट इट इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन। ऑल द कंटेंट, ऑल द मिक्सचर्स विच इज होमोजेनियस, वो सभी मिश्रण जो समांग हैं, ऑल द मिक्सचर विच इज होमोजेनियस, ओके, तो सभी होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन is what? Homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two or more than two. Commonly two रहता है, but more than two भी हो सकता है। Homogeneous mixture of two or more than two substances are components. Homogeneous mixture of two or more than two substances are called solution. तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। Homogeneous mixture of two or more than two substances is called solution. ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, तो क्या ध्यान रखना है इसमें? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजेनियस का मतलब है यहां पे होमोजेनियस समांग का मतलब, नॉर्मली अगर एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, अगर हमने उसको डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व होने के बाद जब साइज ऑफ पार्टिकल जो है डिसॉल्व कंपोनेंट का और जिसमें डिसॉल्व किया है, दोनों का साइज ऑफ पार्टिकल सेम हो जाएगा, तब वो होमोजेनियस की कंडीशन पे आ जाता है। फिर लेकिन अब दूसरे कंपोनेंट्स भी होंगे, जैसे सॉलिड को हमने मिक्स किया तो क्या कंडीशन दिखेगी उसमें, उसकी बात कर रहे हैं। तो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म composition and property, uniform throughout the mixture, uniform throughout the mixture, जिस मिश्रण के अंदर कंपोजिशन मतलब संगठन और जो गुण है वो एक समान हो। ठीक है, जैसे ब्रॉस है तो ब्रॉस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, लेकिन उसके जो कंपोजिशन है, जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उसका, वो एकदम सेम रहता है। ऐसा नहीं दिखेगा कि अलग अलग जगह अलग अलग है, या ब्रॉस की प्रॉपर्टी आधी कॉपर जैसी होगी आधी जिंक जैसी होगी, ऐसा भी नहीं होगा। इट हैज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। लाइक जैसे हमने कहा ब्रॉस इज कंपोजिशन ऑफ कॉपर प्लस जिंक, जैसे ब्रॉस में क्या है, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज में क्या है, कॉपर प्लस टिन, जर्मन सिल्वर, ये सब अलॉयज हैं। जर्मन सिल्वर, सॉलिड के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, Cu प्लस Zn प्लस Ni। ओके, तो दीज आर अलॉयज आर, क्या ध्यान रखना है, आर होमोजेनियस, अलॉयज आर होमोजेनियस। मिक्सचर ऑफ अदर सॉलिड्स, जबकि
अन्य सभी सॉलिड्स का जो मिक्सचर होता है इट इज कंसिडर्ड टू बी हेट्रोजीनियस। अदर सॉलिड्स का मिक्सचर कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है, बट अलॉयज आर होमोजेनियस ड्यू टू इट्स यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो अलॉयज जो होती है उनके अंदर अगर वो होमोजेनियस की कंडीशन पे आ जाते हैं और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक, तो इनका बिहेवियर ऐसा नहीं होता है कि कुछ दूर कॉपर जैसा और कुछ दूर जिंक जैसा या कुछ दूर कॉपर जैसा और टिन जैसा बिहेव करेंगे। ये जो मिक्सचर होगा इसका अपना एक अलग बिहेवियर होगा, लेकिन वो एकदम थ्रू आउट सेम होगा। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस कॉम्पोजिशन। तो पहली बात हमको एक बात और क्लियर हो गई यहाँ पे कि सॉलिड का मिक्सचर भी होमोजीनियस हो सकता है और उसका एग्जांपल होगा एलॉयज। तो एक बात ध्यान रखेंगे, एलॉयज आर होमोजीनियस। एलॉयज आर होमोजीनियस। जो मिश्र धातु है वो समांग है ना, तो एलॉयज आर होमोजीनियस। ये बात हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात, सॉलिड लिक्विड, जैसे हमने नमक को पानी में डाला तो डिसॉल्व होने के बाद सॉल्ट और वाटर को नेकेड आई के थ्रू या किसी भी अदर मेथड के थ्रू डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बाय एनी मेथड। केवल एक ही मेथड है जिसमें आप पूरा पानी इवोपरेट कर दो, बट नॉर्मल किसी भी मेथड से आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। इट मींस इट इज परफेक्टली होमोजेनियस। ठीक है, तो इसके बाद मिक्सचर, इसके बाद वाटर, लिक्विड और गैसेस, पानी में घुली हुई गैसेस, वो भी कैसे है? होमोजेनियस है। ठीक है, इसके बाद एयर, तो एयर इज ऑलवेज होमोजेनियस है ना। तो मिक्सचर ऑफ टू गैसेस कंपोनेंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी होमोजेनियस। तो मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज ऑलवेज होमोजेनियस। गैसों का मिश्रण हमेशा समांग मिश्रण माना जाता है। जैसा मैंने कहा कि जो सॉलिड्स का मिक्सचर है वो हेट्रोजेनियस होगा कॉमनली, बट अलॉयज आर होमोजेनियस। अलॉयज आर ओनली होमोजेनियस। बट अगर लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड है तो वहां पे क्या होगा? जिनमें डिसॉल्व होने के बाद साइज ऑफ कंपोनेंट्स, इट मींस द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल और इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power -7 सेंटीमीटर, जिसमें साइज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों 10 to the power -7 सेंटीमीटर के ऑर्डर में आ जाएंगे, वो हो जाएगा होमोजेनियस। ठीक है, और मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ऑलवेज होमोजेनियस। इसीलिए गैसेस में आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बाहर देख करके कि अभी कौन सा गैस दिख रहा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, बट कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट विच गैस इज देयर। ओके, तो दिस इज ड्यू टू होमोजेनियस कॉम्पोजिशन। ये इसके होमोजेनियस नेचर के कारण है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में हमने पहले भी बात किया है, बट एक बार और लिख लेते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स। नंबर 1, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट। पहला विलय, सॉल्यूट, लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी प्रपोर्शन, वो घटक जिसकी मात्रा कम होती है। लेस क्वांटिटी प्रपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्यूट। जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट है। ठीक, तो इससे आपको ये भी ध्यान रहेगा, लिक्विड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉलिड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गैस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कम है वो सॉल्यूट है। लेस क्वांटिटी प्रपोर्शन इज द सॉल्यूट। ओके, सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट इज व्हाट? more quantity proportion, more quantity proportion, more quantity proportion, वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक, तो बात क्लियर, जो कम है वो सॉलिड और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए सॉल्ट है और वाटर है, तो कॉमनली हम कहते हैं सॉल्ट इज सॉलिड एंड वाटर इज सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन जब लिक्विड्स होते हैं, जब गैसेस होती है तो अजीब सा लगता है ना। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे कि जो कम है वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। अब बात करेंगे अगले टॉपिक पर। तो यहां तक बात हो गई सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances is called
solution, mixture of two solids. If it is uniform, if it is homogeneous, then it is alloys. Okay, or mixture of gases is always considered to be solution. It is always solution. Okay, and mixture of solid and liquid, if it is homogeneous, then it is solution. अगर वो homogeneous है तो वो solution होगा. And the condition is the size of particle is in order of 10 to the power minus 7 centimeter, and the component of solutions are solute and solvent. जो less है वो solute और जो more है वो solvent. Okay, then आगे के टॉपिक पर बात करेंगे. Types of solution based on concentration. Types of solution. Types of solution based on concentration. Types of solution based on concentration. पहले से ही सब सिंपल बात है, सब आपको पता है, बट हम लोग एक बार रिवाइज करते हुए इस यूनिट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर पहुंचना है हमें, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट एंड द क्वेश्चन इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ solution based on concentration. So there are three type of solution. Number one, unsaturated solution. हिंदी में कहेंगे इसको असंतृप्त विलयन, unsaturated solution. Number two, saturated solution, संतृप्त विलयन, saturated solution. And number three is the supersaturated solution, अति संतृप्त विलयन. तो there are three type of solutions: unsaturated, saturated and supersaturated. तो सिंपली आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं. हाँ, तो देखो unsaturated, अगर मान लो एक ग्लास वाटर के अंदर हमने एक स्पून शुगर डाला, एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर डाला. अब अभी हमको लगता है कि हमारा जो शरबत हमने बनाया वो मीठा नहीं है, तो हम एक चम्मच और घोल सकते हैं, 2 चम्मच और घोल सकते हैं. तो जब तक आसानी से डिसॉल्व होते जा रहा है एट नॉर्मल टेम्परेचर पे हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जब तक गिलास के पानी में शुगर डिसॉल्व होती जा रही है तब तक वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है. बट देयर इज अ लिमिट, एक लिमिट तो होगी ना, 5 चम्मच 6 चम्मच, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. तो वो टेम्परेचर जिस पे शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड. जब तक आसानी से डिसॉल्व हो रहा था तब तक अनसैचुरेटेड, जब डिसॉल्व होना बंद हो गया तब वो सैचुरेटेड. ओके, और फिर टेम्परेचर बढ़ाए, मान लो गैस पे रख दिया थोड़ा, तो थोड़ा और 1-2 चम्मच और डिसॉल्व हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड. तो जब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बट द सुपर सैचुरेशन इज द कंडीशन फॉर टाइम बीइंग. सुपर सैचुरेशन एक परमानेंट कंडीशन नहीं है. अति संतृप्त विलयन की जो स्थिति है वो परमानेंट नहीं है. सुपर सैचुरेटेड सेशन इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन. आफ्टर सम टाइम, अगर शुगर का सॉल्यूशन है तो आफ्टर सम टाइम फिर से क्या होगा, कुछ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, कुछ क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाएंगे एंड नाउ यू कैन डिसॉल्व सम मोर शुगर. ओके, तो सुपर सैचुरेशन इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन, ये बात आपको ध्यान में रखना है. तो 3 चीजों पे हमने बात किया, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड. अब एक एक करके, वैसे तो बहुत ही सिंपल है, फिर भी एक एक लाइन में लिख देता हूं इनके बारे में. दैट इज नंबर 1, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर those solutions in which some more quantity of solid, in which some more quantity of solid, some more quantity of solid dissolved at some more quantity solid dissolved easily, कह सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा स्टेटमेंट, dissolve easily at normal temperature, dissolve easily at normal temperature और given temperature कह सकते हैं ना,
dissolve easily at a given temperature or at a normal temperature. ओके, तो इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सामान्य तापक्रम पर विलय की और मात्रा आसानी से घोली जा सकती है. द सॉल्यूशन इन विच some more quantity of solid dissolved easily at a given temperature is called unsaturated solution. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. अब अनसैचुरेटेड के बाद हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जब वो कंडीशन जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो भी टेम्परेचर आपके आसपास है, जब नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर और एट अ नॉर्मल टेम्परेचर. ओके, तो नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व at a given temperature, at a given temperature. No more solid dissolve at a given temperature. जब विलय की अतिरिक्त मात्रा घोली जा पाना संभव ना हो. और किस कंडीशन पे? नॉर्मल टेम्परेचर पर, है ना. नो मोर सॉलिड डिसॉल्व एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन. ओके, अब तीसरा आया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो क्या ध्यान रखना है? सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड तक हो जाए, जब भी नॉर्मल टेम्परेचर पर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो सैचुरेटेड. अब टेम्परेचर बढ़ा करके भी अगर हम कोई सॉलिड डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो द सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन in which no more quantity of solid, no more quantity of solid, no more quantity of solid dissolve, no more quantity of solid dissolved by increase in temperature. मतलब वो विलयन जिसमें तापक्रम बढ़ा करके भी विलय की अतिरिक्त मात्रा नहीं घोली जा सकती है. ठीक है. नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर इज called super saturated solution, is called super saturated solution. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. कंडीशन फॉर टाइम बीइंग, दिस इज कंडीशन फॉर टाइम बीइंग. थोड़े देर के लिए होता है. ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सॉल्यूशन आपने बनाकर रख दिया एंड इट इज परफेक्टली सुपर सैचुरेटेड, वो लॉन्ग लाइफ एज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा. ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है. ठीक है. और Na2SO4.10 वाटर का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ी देर के लिए सुपर सैचुरेशन की कंडीशन पर पहुंचता है. हाइपो सॉल्यूशन भी सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन में पहुंच जाता है. ठीक है. तो बट मैंने कहा कि सुपर सैचुरेशन के बारे में हमको ध्यान रखना है. दिस इज कंडीशन फॉर टाइम बीइंग, इट इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन. ऐसा नहीं हो सकता कि वो परमानेंटली सुपर सैचुरेटेड के फॉर्म में रहे. तो सम एग्जांपल्स ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो कुछ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के एग्जांपल. number one is the Na2SO4.10 water. This is called ग्लोबर सॉल्ट. तो जब भी फॉर्मूले आए तो आपको ध्यान रखना है
इनको आपको ब्लॉक पॉइंट में डालना है और इनको हमेशा याद कर लेना है। जैसे एक फॉर्मूला आया ग्लोबल सॉल्ट, तो दिस इज Na2SO4.10 वाटर इज द ग्लोबल सॉल्ट, ओके। और Na2S2O3.5 वाटर, Na2S2O3.5 वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन, इसको कहते हैं हाइपो सॉल्यूशन। और इसका यूज फोटोग्राफी में करते हैं। दिस सॉल्यूशन इज यूज इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में यूज करते हैं। थे हो गया अब तो, क्योंकि अब तो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी होती नहीं है, ठीक है। तो फोटोग्राफी के लिए यूज करते थे इस मिक्सचर को, याद रखे रहेंगे इसको, ठीक है। जहां पे फोटोग्राफिक प्लेट को क्लीन करने के लिए जो उस पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर होता है उसको हटाने के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड के लेयर को कंप्लीटली डिस्प्लेस करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन यूज होता था, है ना, ठीक। तो पहले जो रील कैमरे में डालते थे, कैमरे में जो रील डालते थे उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर होती थी, और उस सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर जो कि फोटो सेंसिटिव होती थी, और उस फोटो सेंसिटिव लेयर को से सिल्वर ब्रोमाइड को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन से फाइनली उसको ट्रीट करते थे। आफ्टर देन द नेगेटिव रील इज रेडी टू प्रिंट, उसके बाद उसको पेपर पर प्रिंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंट ऑफ पेपर। उसको पेपर पर प्रिंट कर लेते थे, जिसको प्रिंट ऑफ पेपर कहते हैं। प्रेजेंटली मोबाइल से फोटो खींचते हैं और कंप्यूटर में डालते हैं, प्रिंट आउट दे देते हैं, तो द टेक्निक इज डिफरेंट नाउ, ओके। बट हाइपो सॉल्यूशन को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बात करेंगे उसके बाद हम, ये हो गया आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी, तो किसी सॉल्वेंट की कैपेसिटी, किसी भी सॉल्वेंट की, किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व in a specific amount of solvent, okay। तो solubility of a substance, solubility of a substance is its maximum solubility of a substance is its maximum amount, solubility of a substance is it maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent, that can be dissolved in a specific amount of solvent, specific amount of solvent at a given temperature, at a specific temperature भी कह सकते हैं, at a given temperature और specific temperature, ऐसा भी कह सकते हैं हम। The quantity of solute that can be dissolved per 100 gram of solvent, okay, the quantity of solute that can be dissolved per 100 gram of solvent at a given temperature, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो solubility is what? तो solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a given temperature, okay। तो ये है solubility। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। धीरे धीरे सॉल्यूशन के आगे के पोर्शन की तरफ हम चल रहे हैं, तो ये चीजें हमें समझ में आएगी, तो ये आगे हमें बहुत हेल्प करेगी यूनिट को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो फैक्टर्स विच इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स affect solubility, solubility
फैक्टर अफेक्ट सोलुबिलिटी। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखो, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी जैसे मान लीजिए ऐसा कॉमन आया, कोई भी सब्सटेंस क्लासिफाई नहीं, नो सब्सटेंस इज देयर, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट मींस वो जनरल बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर सब्सटेंस वाइज देंगे तो ये ध्यान रखना है आपको, solubility of some substances are increases and solubility of some substances are decreases with increase in temperature। वो सब्सटेंस जो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं उनकी solubility कम होती है, उनकी solubility टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है, और जो सब्सटेंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, द सब्सटेंसेस विच शो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो सब्सटेंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं उनकी solubility टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है, ठीक। अब जैसे एग्जांपल्स कैसे पता करेंगे, तो एग्जांपल्स को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ कॉमन एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं, चूना है ना, क्विक लाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, तो जब भी हम क्विक लाइम को ला करके वाटर के अंदर ऐड करेंगे देन इट स्टार्ट द बॉइलिंग, बॉइल होने लगेगा वो, ठीक। तो दिस इज एक्सोथर्मिक। मोस्टली केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये भी होती है कि किसी भी चीज को आप आसानी से देख नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई डाइजेशन चल रहा है, कोई रेस्पिरेशन चल रहा है, कोई भी प्रोसेस चल रही, तो कहाँ से हम लोग देख पाएंगे। इसलिए भी इसमें ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट सब कुछ तो केमिस्ट्री से ही रिलेट करेगा ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इंटरेस्ट लेकर के, तभी तो हमको याद रहेगा, ठीक है। तो फैक्ट द सॉल्युबिलिटी पर बात करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस, तो पहला फैक्टर जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है टेम्परेचर। तो solubility of some substances are increases, solubility of some substances are increases and some substances are decreases with temperature, ओके। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और कुछ सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी कम भी होती है, तो दोनों चीजें टेम्परेचर के इफेक्ट में आएगी। तो वो सब्सटेंस जैसे मैंने बताया जो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, मतलब जो हीट करने पर आगे जाने वाले हैं, तो उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जो पहले से एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब जैसे KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, शुगर, तो ये ऐसे सब्सटेंस है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। शो एंडोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन and its solubility increases with increase in temperature, और इन सभी सब्सटेंसेस की solubility जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। जैसे आप कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों में आप नमक को डाल के देख लो, तो हॉट वाटर में फास्ट डिसॉल्व होगा तो मोर सॉल्युबल होगा, है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा हॉट वाटर में, ठीक है। अब दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, दैट इज कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इज देयर, कैल्शियम सल्फेट, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH, CH3COO, CH3COO whole twice Ca, calcium acetate, show exothermic reaction,
its solubility decreases with increase in temperature, तो ऐसे सब्सटेंसेस की solubility टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगी, solubility decreases with increase in temperature. Okay, so this is the first factor which affect the solubility of the substances. और अगले फैक्टर और गैसेस की solubility से हम लोग अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. ओके कमांडोस, थैंक यू.